इस लेक्चर में मैं आपको आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा। अब तक हमने सीरीज ऑफ लेक्चर में एलसी ऑसिलेटर्स का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन किया था। अब आरसी ऑसिलेटर्स की जरूरत क्यों पड़ी? एलसी ऑसिलेटर्स की कुछ ड्रॉबैक्स थी, ये मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई है। जैसे फर्स्ट ड्रॉबैक हम लेते हैं कि एलसी ऑसिलेटर्स रिक्वायर इंडक्टर्स विच आर जनरली बल्कियर एंड मोर एक्सपेंसिव and less integrated into IC compared to resistor and capacitor। ये जो एलसी ऑसिलेटर में जो कंपोनेंट यूज होते थे जैसे इंडक्टर, वो बहुत ज्यादा बल्कि बड़े और एक्सपेंसिव थे। जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में चिप्स होती हैं वहां पे वो एडजस्ट करना भी उनकी मुश्किल होता था। सेकंड है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर्स कैन ड्रिफ्ट due to changes in values of inductors or capacitors, often caused by temperature variation and aging components। जो एलसी ऑसिलेटर्स में फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती थी, जैसे टेम्परेचर वेरिएशन या टाइम के साथ जो एजिंग होती है कंपोनेंट की, उसके साथ बहुत जल्दी चेंज हो जाती थी। थर्ड पॉइंट क्या है कि एलसी ऑसिलेटर्स आर इम्प्रैक्टिकल एट लो फ्रीक्वेंसी। क्यों है लो फ्रीक्वेंसी पे इम्प्रैक्टिकल? क्योंकि लार्ज इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर रिक्वायर्ड, जो सर्किट को बल्कि और इनएफिशिएंट बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलसी ऑसिलेटर्स जनरली कंज्यूम मोर पावर बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉसेस इन इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स ड्यूरिंग ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस के टाइम पे वो वहां पे लॉसेस होते हैं इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स में, उसकी वजह से एलसी ऑसिलेटर बहुत ज्यादा एनर्जी या पावर कंज्यूम करते हैं। एलसी ऑसिलेशंस आर मोर चैलेंजिंग टू डिजाइन एंड ट्यून ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिसाइज वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू अचीव स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। एक प्रिसाइज वैल्यू चाहिए हमें उसके लिए, एलसी ऑसिलेटर बनाने के लिए, तो वो एक चैलेंजिंग टास्क है। एलसी ऑसिलेटर्स कैन सफर फ्रॉम हायर डिस्टोर्शन एट हायर फ्रीक्वेंसी। डिस्टोर्शन ज्यादा हो जाता है हायर फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ एलसी ऑसिलेटर्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगर क्वालिटी फैक्टर लो है तो इसमें परफॉर्मेंस जो होगी एलसी ऑसिलेशंस की वो पुअर होगी। नाउ वी विल डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इसमें क्या होता है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, हमने इसको इनपुट सिग्नल ये दिया, दिस इज इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये एम्पलीफायर क्या काम करता है, ट्रांजिस्टर इस इनपुट सिग्नल के फेज को शिफ्ट कर देता है बाय 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री शिफ्ट बाय ट्रांजिस्टर हो गया है। या ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो यहां से जो वोल्टेज आएगी दैट इज आउट ऑफ फेज विद इनपुट। हमें क्या चाहिए, हम फीडबैक नेटवर्क ऐसा लगाएंगे ताकि जो ये शिफ्ट आया इसको कंपेंसेट कर दे। ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क क्या करेगा, ये जो शिफ्ट यहां से इसने प्रोड्यूस किया इसको ये फिर से 180 डिग्री शिफ्ट कर देगा, और हमारे पास जो ये आउटपुट आएगी ये इस तरह से आएगी। अब ये आप देख सकते हो कि ये आउटपुट और ये इनपुट दोनों सेम फेज में है। ठीक है, यानी हमारा फेज कितना रोटेट हुआ, टोटल 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बाय फीडबैक नेटवर्क, 180 डिग्री बाय ट्रांजिस्टर और 180 डिग्री बाय फीडबैक नेटवर्क, तो 360 डिग्री। ये हम कह सकते हैं 0 डिग्री। ठीक है, सेम फेज में आ जाती है। उसके बाद 360 जब रोटेशन हुई इसकी, 360 जब फेज चेंज हुआ तो ये 0 डिग्री में आया। ओके, तो हम यहां से कहेंगे कि जो ये फीडबैक दी हमने आउटपुट की और जो इनपुट थी, नाउ दे आर इन सेम फेज। ठीक है, सेम फेज में होंगे, करेक्ट फेज में होंगे, तो सिग्नल यहां एम्पलीफायर में जाएगा और फिर एम्पलीफाई होगा। तो ये हमारी बेसिक
प्रिंसिपल हो गया इसका आरसी ओसिलेशंस का। ठीक है, यानी सस्टेन्ड ओसिलेशन हमारे पास तभी आएंगी अगर यहां जो हम फीडबैक दे रहे हैं दैट इज इन करेक्ट फेस विद द इनपुट। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे, आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर की कंस्ट्रक्शन। ये मैंने इसका डायग्राम पहले से ही बनाया हुआ है, इसका सिंपल डायग्राम है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। पहले आप इस पार्ट को छोड़ दो। तो यहाँ पे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, ये देखो आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से आप इसको ड्रा करना चाहो तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये हमारा कॉमन एमिटर है, तो ये इसके साथ आर ई रजिस्टर लगा हुआ है जिसको हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, और ये आपका आरसी रजिस्टर है, इसको हमने यहाँ से वीसीसी जो वोल्टेज दी है यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ओके, और फिर ये देखोगे आप, ये बायस रजिस्टर्स हैं। ओके, R1 R2। ठीक है, तो हमने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, ये तो वोल्टेज है, इसको डीसी सप्लाई देंगे हम। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। ये आरई जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा रजिस्टर है, और ये सीई इसके क्रॉस लगाया हमने, ये बाईपास कैपेसिटर है। जी, एम्पलीफायर सर्किट अभी मैंने आपको बनाया है, इसमें अगर देखें तो ये दिस इज एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, एम्पलीफायर। ओके, ये सर्किट मैंने यहाँ पे आपको ड्रा करके बता दिया। पहले सबसे पहले यही ड्रा, इस तरह से ड्रा करेंगे हम कि R1 R2 RE ये तीनों हमारे बायस रजिस्टर्स हैं। बायस रजिस्टर्स बायसिंग का काम कर रहे हैं इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, R1 R2 का काम क्या है? पोटेंशियल डिवाइड करेगा, पोटेंशियल डिवाइडर्स। ठीक है, जैसे एलसी ऑसिलेशंस में होता था, ये सर्किट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये R1 और R2 पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेंगे, और RE जो एमिटर रजिस्टर है इसका काम क्या है? बायसिंग तो करेगा ही ये। नंबर एक काम क्या है इसका कि बायस को स्टेबल करता है, बायस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इसकी जो बायसिंग होगी इसको स्टेबलाइज करेगा, या हम कहेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखेगा, या जिसको हम क्यू पॉइंट रखते हैं कहते हैं, उसको स्टेबल करता है। ठीक है, वैसे इन तीनों का काम ही बायसिंग प्रॉपर देना है इसको, ताकि ये एक्टिव मोड में रहे हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, कि ये गेन को एडजस्ट करता है, गेन एडजस्टमेंट, और फ्लक्चुएशन को स्टेबल करता है, फ्लक्चुएशंस को स्टेबल करता है बाय सप्लाइंग नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देके तो ये इसको फ्लक्चुएशन जो होंगी इसमें उसको स्टेबल कर देता है, या गेन की एडजस्टमेंट करता है। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड बेनिफिट क्या है इसका, कि ये सीआर जो सर्किट है, फीडबैक सर्किट है, ये सर्किट में फीडबैक दिखा देता हूं यहां से। दिस इज फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क ये, या फीडबैक सर्किट जिसको बोलते हैं। तो तीसरा काम क्या है इसका आरी का, जो फीडबैक नेटवर्क में सी आर लगे हुए हैं इनकी वैल्यू हम इससे एडजस्ट करते हैं इसकी हेल्प से, ताकि हमारे पास प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन आ सके। फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन चूज कर लेते हैं हम। ठीक है, इसकी हेल्प से हम प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशंस इनकी एडजस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये 3 मेन काम है इसके। अब हमारे पास ये कैपेसिटर हमने लगाया सीई, ये क्यों लगाया यहाँ पे, ये बाईपास करता है एसी को। तो सीई का काम क्या हो गया, सीई इज बाईपास कैपेसिटर। किसको बाईपास करेगा, एसी सिग्नल को। ठीक है, एसी को बाईपास कर देंगे हम यहाँ पे, और पता है आपको ये डीसी को ब्लॉक कर लेता है, डीसी को जाने नहीं देगा। ये मैं मेन सर्किट से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने सीई लगाया हुआ है बाईपास कैपेसिटर यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बाईपास कैपेसिटर ना लगाऊं तो एसी हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, एसी यहाँ से आएगा, मतलब आरई के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो गेन एम्पलीफायर का रिड्यूस हो जाएगा। गेन रिड्यूस हो जाएगा तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन हमारे पास नहीं आएंगी। अब मैंने आपको बताया था कि ये एम्पलीफायर जो है ये सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, यानी उल्टा कर देता है। 180 डिग्री फेज शिफ्ट ये ट्रांजिस्टर की वजह से आएगा, जो सिग्नल इसमें आएगा। ठीक है, ये जो सिग्नल आया यहाँ से, इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो हमारी जो आउटपुट आई दैट विल बी लाइक दिस। हमें इसको आउटपुट को इस फॉर्म में लेके आना है, ताकि जब हम सिग्नल को दोबारा फीडबैक करें तो ये दोनों सेम फेज में हो और सिग्नल हमारा एम्पलीफाई हो सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां से हमने ये देखो यहाँ ये वाला सर्किट, यहाँ पे ये इस तरह से आरसी सर्किट इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सी, ये आर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सी और ये आर। ठीक है, और लास्ट वाला ये सी और ये, इसको हमने यहाँ से सीधा बेस के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आर है और इसको हमने आर डैश बोला है। यहाँ देखो, ये हमने आर डैश बोला है। ठीक है, तो ये सर्किट इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं, बजाय कि आप इसमें कंफ्यूज हो। सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। पहले ये पार्ट बनाओ, ठीक है, एम्पलीफायर का पार्ट, और उसके बाद सी आर सी आर सी आर। ठीक है, और लास्ट में जो ये आर डैश है उसको हमने बेस से कनेक्ट कर दिया, यानी फीडबैक हमने यहाँ बेस को दे दी। बेस एमीटर सर्किट पे, यहाँ पे ये देखते हो कि ये दोनों यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे है। ये भी इसके साथ ग्राउंड पे है, ये भी ग्राउंड पे है, क्योंकि ये ग्राउंड पे है तो ये भी ग्राउंड पे होगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम इसका बता दिया आपको कैसे कैसे बनता है। अब ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये आर डैश। इस आर डैश की वैल्यू को हमने आर माइनस एच आई ई रखा है। व्हाट इज एच आई ई, एच आई ई, दिस इज द स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर, एच पैरामीटर भी जिसको बोलते हैं, ऑफ एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये जो एच आई ई है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट द इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। इनपुट इम्पीडेंस शो करता है एच आई। मतलब क्या है कि यहां से जो ये करंट बेस के थ्रू इसमें जाएगा, ये इसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी ये इसकी यूनिट्स क्यों होंगी, अब इसकी यूनिट्स, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पीडेंस है, तो इसकी यूनिट्स होंगी ओम्स। ठीक है, ओम इसकी यूनिट होंगी। ओके, तो जब हम यहां देखते हैं तो इसका ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस इतना है, तो ये यहां रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर डैश इक्वल टू, जब यहां ये आएगा आर डैश इक्वल टू आर माइनस एच आई ई प्लस इसका इनपुट इम्पीडेंस एच आई ई, ये कैंसिल,
तो यहाँ ये रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू R के इक्वल ही आएगा जब हम यहाँ लेंगे, ठीक है। तभी हम यहाँ पे सी आर का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिया है, ओके। और इनकी सी आर की वैल्यू हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि हमारे पास हर एक स्टेज में जो सी आर यहाँ पे ये हो गया, ये स्टेज होगी, ये स्टेज, इनमें हर एक स्टेज में 60 डिग्री का फेज शिफ्ट आए, ठीक है। ये जो सी आर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इनकी वैल्यूज हम ऐसे चूज करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री का फेज शिफ्ट, ये 60 डिग्री और लास्ट में फिर 60 डिग्री, तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री किसने फेज शिफ्ट किया? ये तो ट्रांजिस्टर ने किया था, और ये हो गया हमारा फीडबैक नेटवर्क में, ठीक है। तो टोटल यहां से फेज शिफ्ट कितना हो गया 180 का। यहां से इनपुट ये थी, ठीक है, एम्पलीफायर ने इसको इन्वर्ट कर दिया और इसने दोबारा से इसको 180 फेज शिफ्ट दे दिया, तो ये दोबारा से हमारी इनपुट की फेज में आ गई, सेम फेज में होगी इनपुट और ये। जब हम यहां से आउटपुट का कुछ पोर्शन यहां पे बेस में फीडबैक करेंगे तो इनपुट के साथ वो सेम फेज में आएगी और हमारा करेक्ट फेज में होगी। बार्कहाउज़न कंडीशन ए बीटा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगी, ए बीटा इक्वल टू 1, ओसिलेशंस यहां सस्टेन्ड ओसिलेशंस प्रोड्यूस होगी। तो साथ के साथ में वर्किंग बता दी आपको, पर फिर से एक बार वर्किंग बता देता हूं। जैसे ही हमने की को क्लोज किया, बैटरी ऑन होगी, बैटरी ऑन होते ही इस एम्पलीफायर में से करंट गया, एमिटर करंट इंक्रीज हुआ, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, कलेक्टर करंट इंक्रीज होने से फिर क्या होगा, इसने फेज शिफ्ट कितना प्रोड्यूस कर दिया 180। अब ये यहां जाएगा सी आर सर्किट से, ठीक है। जब सी आर सर्किट से यहां से करंट जाएगा तो यहां से हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा और बार्कहाउज़न कंडीशन सेटिस्फाई होगी। टोटल ये यहां से फीडबैक हम यहां दे देंगे इनपुट सिग्नल के साथ, दोबारा से जो ये आउटपुट थी इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेज में होगी, सेम फेज में होगी, सेम फेज मतलब सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, इसको ये ट्रांजिस्टर और एम्पलीफाई कर देगा और फिर से यहां से हमारा ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस फेज शिफ्ट ओसिलेटर में सस्टेन्ड ओसिलेशंस ऑब्टेन होती हैं।